नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका कानूनी जानकारी से जुड़े हमारे इस खास कार्यक्रम लीगल लिटरेसी में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। लीगल लिटरेसी के इस एपिसोड में आज हम पशु क्रूरता निवारण अधिनियम पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से यह अधिनियम प्रकाश में आया और क्या इसके उद्देश्य है। चलिए शुरुआत करते हैं लीगल लिटरेसी की। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हाई कोर्ट अधिवक्ता सिमरन कौर लूथरा जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो पर। मैम, एनिमल्स एक्ट 1960, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960, ये अधिनियम क्या है? अगर हम आज के सिनेरियो में देखते हैं तो हमारे आसपास कई ऐसे एनिमल्स होते हैं और हम लोग ज्यादातर इनको इग्नोर करते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं होता उनके वेलफेयर के लिए भी, उनके ऊपर जो क्रुएल्टी हो रही है उनके लिए भी एक अधिनियम एग्जिस्ट करता है। तो इसी अवेयरनेस को फैलाने के लिए ये एपिसोड आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसमें हम कई चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर, आपके घर में जो दूध आता होगा, तो क्या ये पॉसिबल है कि एक लिमिटेड नंबर ऑफ मिल्चिंग जो एनिमल्स है, गाय जो है, उस लिमिटेड नंबर से इतना ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन हो जाए? क्या उनके ऊपर कुछ ऐसे ट्रीटमेंट किए जाते हैं जिससे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन हो? तो क्या ये क्रुएल्टी होती है? या फिर आपके आसपास में कोई अन्य जानवर है, स्ट्रे डॉग्स है, तो स्ट्रे डॉग्स को अगर बंद करके रख दिया जाए और उनको खाना पानी ना दिया जाए, ये भी एक क्रुएल्टी के दायरे में आता है। तो ये सारे कुछ जो हमारे मनुष्य से संबंधित अपराध है उसके बारे में हमको जानकारी होती है, लेकिन पशुओं से संबंधित जो अपराध है उसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है। और इसी वजह से ये जो अधिनियम है, इसका इम्प्लीमेंटेशन आज की सोसाइटी में हमें बहुत कम दिखता है। आपने रेयरली सुना होगा कि किसी एनिमल के ऊपर क्रुएल्टी की गई है और उसमें ये धारा लगी है, और हार्डली कभी इसमें संज्ञान लिया जाता है या कंप्लेंट की जाती है। तो इसी के लिए, अवेयरनेस के लिए हम ये एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं और आज हम इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे कि प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 है क्या। जी अमित। जी मैम, जहां तक उद्देश्य की बात करें तो हर अधिनियम अपने साथ कुछ उद्देश्यों को समाहित करते हुए लाता है, लेकिन पीसीए अधिनियम के प्रमुख उद्देश्यों की बात करें तो वो कौन कौन से हैं? जैसे अननेसेसरी सफरिंग अगर किसी एनिमल को प्रोवाइड की जाती है, बड़े बड़े कंपनीज होती है जो एनिमल के ऊपर टेस्टिंग करती है, कई सारी कंपनीज होती है जो एनिमल से जो प्रोडक्ट्स निकलते हैं उनका व्यापार करती है, तो उसके लिए एनिमल्स के साथ मिसट्रीट करती है, मिसबिहेव करती है, या फिर उनको ऐसे एनवायरमेंट में रखती है जो उनके लिए फेवरेबल ना हो। तो जैसे ह्यूमैनिटी हम अपने इंसानों के बीच रखते हैं, वैसे ही एक कंपैशन और एक सद्भावना पूर्वक व्यवहार जो है हम अपने पशुओं के साथ भी रखें। यही इस एक्ट का उद्देश्य है कि जो अननेसेसरी पेन और सफरिंग है एनिमल्स को, उसको प्रिवेंट किया जाए। साथ ही साथ एक एनिमल वेलफेयर बोर्ड का जो गठन है वो किया जाए, जो रिकमेंडेशन करेगी कि इस एनिमल से रिलेटेड जो कानून है उसमें क्या क्या चेंजेस होने चाहिए, और अगर एक्सपेरिमेंटेशन है उसको रेगुलेट करने के लिए क्या क्या प्रावधान होने चाहिए, उसके लिए इस एनिमल वेलफेयर बोर्ड का गठन किया जाए। उसके बाद हम बोलते हैं कि जो ट्रीटमेंट, मिस ट्रीटमेंट ना हो एनिमल्स के साथ, वो चीज को रेगुलेट करना, ये भी एक की ऑब्जेक्टिव है इस एक्ट का। इसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन, या फिर अगर कोई एनिमल किसी ऐसे लाइलाज बीमारी से पीड़ित है तो उसको यूथनाइज करना, उसकी मृत्यु अगर हम कारित करें, वही उसके लिए अगर वेलफेयर है तो उसको भी क्या प्रावधान है उसके लिए, उस चीज को बताना, वो भी इस अधिनियम का रोल है। तो इसी तरीके से हमारे सपोर्टिव एक्टिविटीज जो सोसाइटी में हम कर सकते हैं अपने एनिमल्स के लिए, उसको गाइड करने का ये काम करता है ये अधिनियम। जी अमित। बिल्कुल मैम, जहां तक क्रूरता की बात है तो क्या इसकी कोई विशिष्ट परिभाषा इस अधिनियम के तहत निर्धारित की गई है? जी, अब सबसे पहले हम क्रुएल्टी की जब बात कर रहे हैं तो हमें पता करना होगा क्रुएल्टी होगा क्या। तो जैसे पीटना, लात मारना, अधिक बोझ डालना, किसी जैसे हम सामान ढोने वाले एनिमल्स को देखते हैं उनके ऊपर एक्सेसिव वेट डाला जाता है। हम तीर्थ स्थानों में देखते हैं कि एनिमल्स के ऊपर इतना ज्यादा लोग लोडिंग करके जा रहे हैं, लोग खुद बैठ करके जा रहे हैं और रेपिटेड हो रहा है वो चीज। तो ये सारी चीजों को देखना, यातना देना, अंग भंग कर देना किसी एनिमल के साथ में, तो ये सारी चीजें जो होती है, जो फिजिकल अब्यूज होता है, वो क्रुएल्टी में आता है। साथ ही साथ अगर निग्लेक्ट किया जाता है किसी एनिमल को, अगर मैंने किसी डोमेस्टिक एनिमल को रखा है और मैं नेग्लेक्ट कर रही हूँ कि उसको मैं भोजन नहीं दे रही हूँ, पानी नहीं दे रही हूँ, आश्रय नहीं दे रही हूँ, या किसी भी प्रकार से निग्लेक्ट, लोप कर रही हूँ किसी भी अपने कर्तव्य का, तो वो भी क्रुएल्टी की श्रेणी में आता है। इसके बाद अगर मैं एनिमल्स का यूज किसी अनधिकृत तरीके से अगर मैं इस्तेमाल करती हूँ किसी भी एनिमल का, किसी एक्सपेरिमेंटेशन में बोल लीजिए, या फिर मेरे जो एनिमल्स है उनसे मैं ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन कर लूँ तो उनके ऊपर डूमदेव या फूका जैसे प्रयोग करूँ, या उनको इंजेक्शंस प्रोवाइड करूँ, ऑक्सीटोसिन के जो इंजेक्शंस होते हैं वो उनको लगाऊं, तो ये अनाधिकृत यूज होगा मेरे एनिमल्स के ऊपर, तो ये भी क्रूएल्टी की श्रेणी में आता है, क्रूरता की श्रेणी में आता है। जी हाँ, बिल्कुल।
यदि किसी ने इस अधिनियम का उल्लंघन किया मैम और जानवरों के साथ दुर्व्यवहार किया, क्रूरता की, तो क्या दंड उसके लिए निर्धारित किया गया है? जी, क्योंकि ये 1960 का कानून है, उस समय के हिसाब से 10 रुपए 100 रुपए बहुत बड़ी वैल्यू हुआ करती थी। 6 मंथ का जो कारावास है या 3 महीने का जो कारावास है, ये भी बहुत बड़ा माना जाता था। तो ये क्योंकि ये एक्ट के बारे में आज लोग बात नहीं करते हैं, इस वजह से इसमें अमेंडमेंट्स हुए नहीं है। तो प्रथम अपराध अगर कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अंतर्गत करता है तो उसे 10 रुपए से 100 रुपए तक का जुर्माना होता है, 3 महीने तक का कारावास होता है। अगर द्वितीय बार इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध करता है तो उसे 3 साल का जो है कारावास है वो दिया जाता है और 25 रुपए से 200 रुपए तक का फाइन उसको दिया जाता है। और अगर वो फूका और डूमदेम जैसे अपराध करता है कि एनिमल्स के ऊपर इंजेक्शंस लगाना कि वो ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करे, उसके लिए हायर सीवियर पेनल्टीज है। और इसके लिए मैं रिकमेंडेशन भी करना चाहूंगी कि इन सारे प्रावधानों को, इन सारे पेनल्टीज को इंक्रीज किया जाए, क्योंकि आज की डेट में देखा जा रहा है ये चीजें ज्यादा हो रही है पहले के कंपैरिजन में। आज की डेट में हमारे पास अगर नकली चीजें भी आ रही हैं या फिर इंजेक्टेड एनिमल्स से निकले हुए प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं, क्योंकि इतने सारे पनीर, इतना सारा चीज, इतना सारा मिल्क प्रोडक्ट्स जितने भी आ रहे हैं, तो वो इतना सारा क्वांटिटी में आ कैसे रहा है। तो ये सारी चीजें हमारे फूड को भी अडल्ट्रेटेड कर रही है, साथ ही साथ एनिमल्स के ऊपर क्रुएल्टी करके ही ये चीजें लाई जा रही हैं। तो इसीलिए मेरी अपील रहेगी कि इसके लिए अमेंडमेंट्स भी होने चाहिए, लेजिस्लेशन को इस चीज पे ध्यान भी देना चाहिए। जी अमित। बिल्कुल मैम, जो भारतीय पशु कल्याण बोर्ड होता है, क्या इस अधिनियम के तहत उनकी कोई भूमिका निर्धारित की गई है? जी, ये सबसे बेसिक अथॉरिटी है एनिमल वेलफेयर जो बोर्ड है हमारे इंडिया का, क्योंकि ये रिकमेंडेशंस करेगा कि इस कानून में क्या बदलाव लाने चाहिए। तो वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को रेकमेंड करेगा, साथ ही साथ एजुकेशन अवेयरनेस कैंपेन्स लगाएगा, सपोर्ट सिस्टम और एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस को फंडिंग देना, ये सारी चीजों का रिकमेंडेशन जो है वो एनिमल वेलफेयर बोर्ड करती है। साथ ही साथ अगर एक्सपेरिमेंट करना है किसी कंपनीज को एनिमल्स के ऊपर, तो उसको भी ऑथराइज करना, रजिस्टर करना और रेगुलेट करना, पूरे प्रोसेस में उसको मॉनिटर करना, ये सारा काम भी एनिमल वेलफेयर बोर्ड का ही होता है। फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, जैसे स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन होता है स्ट्रे एनिमल्स का, तो उसके लिए भी फंडिंग प्रोवाइड करना भी एनिमल वेलफेयर बोर्ड का काम है। जी अमित। बिल्कुल, कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि जानवरों के बिना नहीं किए जा सकते, पहले उन पे टेस्ट किया जाता है, फिर इंसानों तक उन दवाइयों को या फिर उन चीजों को लाया जाता है। लेकिन जब जानवरों का प्रयोग होता है तो इनके संबंध में क्या कोई नियम निर्धारित किए गए या फिर पूरी तरह से इनका जो उपयोग है वो प्रतिबंधित है? जैसे ये हमने एनिमल वेलफेयर बोर्ड की बात की है, तो ये एक्ट के अंतर्गत एक कमेटी का भी गठन किया गया है हमें, जिसको कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑफ एनिमल्स की कमेटी ऐसा बताया गया है, जो अगर नेसेसरी हो, जब एकदम जैसे आपने बोला कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो पहले एनिमल में टेस्ट होनी चाहिए, उसके बाद ही ह्यूमंस तक आनी चाहिए, तो उसको ऐसे एक्सट्रीम सिचुएशन में जब नेसेसिटी हमारी है, तो उस नेसेसरी और प्रॉपर जस्टिफिकेशन के बगैर इसकी ऑथराइजेशन नहीं दी जाती है। और ये कमेटी जो है इसी चीज को रेगुलेट करती है और एक्सपेरिमेंटेशंस के लिए परमिशंस जो है वो प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ वो ऐसे चीजों को ही अप्रूव करेगी जो मिनिमम पेन कॉज करे एनिमल्स को या मिनिमम सफरिंग कॉज करे एनिमल्स को। साथ ही साथ ये मॉनिटर जितने भी अगर एक्सपेरिमेंटेशन होता है तो उनके साथ क्रूएल बिहेवियर ना हो रहा हो, इस चीज को देखने का काम भी ये कमेटी करती है। तो जहां नेसेसरी है वहीं पे ये कमेटी अप्रूवल देगी कि आप एक्सपेरिमेंटेशन करें एनिमल्स पे, अदरवाइज ये बिल्कुल ही बैन है। और जहां एकदम नेसेसिटी है तभी यहाँ पे एक्सपेरिमेंटेशन अलाउ किया जाता है। जी अमित। बिल्कुल मैम, अधिनियम के तहत जानवरों के प्रदर्शन की अगर हम बात करें तो उनमें किस तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं? जी, जैसे हम मूवीज देखते हैं, सर्कस देखते हैं, तो पहले तरह तरह के जानवर वहां होते थे, तो उनके साथ ट्रीटमेंट कैसा किया जा रहा है, ह्यूमेन ट्रीटमेंट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, तो ये सारी चीजों को देखने का काम भी ये करती है अथॉरिटी। अभी एनिमल वेलफेयर बोर्ड की हम जब बात करते हैं तो वही रेगुलेट करती है। और कुछ ऐसे एनिमल्स है जिनको बैन कर दिया गया, जिनको बोल दिया गया कि इनके साथ आप परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। आप मूवीज देख लें तो एक डिस्क्लेमर भी आता है कि किसी भी जानवर का ऐसे प्रयोग नहीं किया गया, वो इसीलिए किया गया है कि इस एक्ट में उनको रेस्ट्रिक्ट किया गया। जैसे बेयर्स, मंकीज, टाइगर्स, पैंथर्स, लायंस, ये सारे परफॉर्मेंस के लिए यूज करने के लिए कंप्लीटली बैन कर दिए गए हैं। अब उनको प्रॉपर केयर और वेटरनरी सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है या नहीं हो रही, जो परफॉर्मेंस के लिए अदर एनिमल्स जो यूज हो रहे हैं, वो काम भी एनिमल वेलफेयर बोर्ड करती है। जी अमित। बिल्कुल
मैम, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड बनाम ए नागराजा, इस मामले का महत्व क्या है और ये मामला क्या था, पहले हम आपसे ये समझना चाहेंगे। जी, ये जो मामला था, जैसे जलीकट्टू जैसे बुल टैमिंग स्पोर्ट हुआ करता था और बुलक कार्ट रेसिंग होती थी, तो इसको माना गया, इस केस लॉ में ये चीज मानी गई कि इस प्रकार के जो स्पोर्ट्स होते हैं तो उनको क्रुएल्टी की श्रेणी में लाया गया और उन सारे स्पोर्ट्स को बैन किया गया। इसलिए इस केस का काफी ज्यादा महत्व है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने याचिका दायर की थी और उन्होंने ये चीज को लेकर के आया कि इस प्रकार के जो स्पोर्ट्स है वो बैन होने चाहिए। तो ये काफी ज्यादा लैंडमार्क रहा है। जी अमित। जी मैम, पीसीए अधिनियम आवारा जानवरों के मुद्दे को कैसे संबोधित करता है? जी, अब इसमें स्टरलाइजेशन को इम्प्लीमेंट करना, जो आवारा जानवर हैं उनको प्रॉपर वैक्सीनेशन प्रोवाइड हो, ये चीज देखना, साथ ही साथ उनको प्रॉपर फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, फूड, वाटर एंड शेल्टर, ये सारी चीजें हो रही हैं या नहीं हो रही है, और किलिंग जो होता है स्ट्रे डॉग्स का, उनको रोकना। एक्सेप्ट इन द केस ऑफ, जैसे मैंने यूथनाइजेशन का केस बोला था, अगर कोई एनिमल सही में ऐसी लाइलाज बीमारी से पीड़ित, इसका इलाज नहीं है, प्रॉपर वेटरन से सर्टिफाइड होने के बाद में ही उसको यूथनाइज किया जाना। तो यही है कि स्ट्रे एनिमल्स के लिए ये सारे प्रावधान इस प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट के अंतर्गत दिए गए। जी मैम, जहां तक पीड़ित जानवरों की बात है, तो क्या इनके विनाश के लिए कोई प्रावधान इस एक्ट में किया गया है? जी, जैसे हमने डिस्कस किया कि यूथनाइजेशन की जहां तक बात है कि अगर कोई जानवर सही में वैसी सिचुएशन में है तो कोई क्वालिफाइड वेटरनर है वही इसकी परमिशन दे सकता है और वही ये प्रोसीजर को कंडक्ट कर सकता है। अगर वो ये प्रोसीजर को कंडक्ट कर रहे हैं तो वो ये इंश्योर करेंगे कि मिनिमम पेन एंड सफरिंग में ही वो एनिमल जो है, वो जानवर जो है, वो इस दुनिया से जाए। अदरवाइज अगर वो उसको बचाया जा सकता है तो उसको बचाने का भी प्रयास किया जाएगा, और अगर लगता है नहीं बचाया जा सकता तभी उसको यूथनाइज किया जाएगा, और ऐसे मीडियम से किया जाएगा जिसमें पेन एंड सफरिंग ना हो। तो ये सब चीजें का प्रावधान भी इस एक्ट में। जी अमित। जी मैम, फूंका या डूमदेव जैसी जो प्रथाएं हैं, इनका अभ्यास करने के लिए क्या दंड निर्धारित किया गया है? जी, अगर कोई व्यक्ति, जैसे हमारे ग्वाले हैं, उन्होंने अगर अपने एनिमल्स को इस प्रकार के फूंका और डूमदेव जैसे प्रयोग से ज्यादा मिल्किंग बनाया है और ज्यादा प्रोडक्शन उनसे लिया जा रहा है, तो उनके लिए एक फाइन है, 1000 रुपए तक का जो है फाइन इसमें बताया गया है। 2 साल तक का कारावास भी हो सकता है। अगर आपको सस्पिशियस है कि अगर इस प्रकार से एनिमल्स के साथ में ट्रीटमेंट किया जा रहा है, आप डेफिनेटली इस एक्ट के अंतर्गत रिपोर्ट करें, और इन पेनल्टीज को प्रावधान दिया गया है। जब हायर पेनल्टीज का प्रावधान दिया गया है तो इसको आप डेफिनेटली अपने सोसाइटी में अच्छे प्रोडक्ट्स और अच्छी एनिमल ट्रीटमेंट के लिए इंश्योर करने के लिए कंप्लेन जरूर लॉन्च करें। जी अमित। जी मैम, पीसीए अधिनियम जानवरों के परिवहन को कैसे नियंत्रित करता है? जी, जैसे हम देखते हैं कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट या एक गांव से दूसरे गांव कुछ एनिमल्स को ले जाया जाना अनिवार्य हो जाता है, तो उनको प्रॉपर वेंटिलेशन प्रोवाइड हो, उनको प्रॉपर स्पेस प्रोवाइड हो जब उनको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, तो वो चीज को देखना, उनकी इंजुरी जो है वो ना हो, और ट्रांसपोर्टेशन में होने वाली जो सिकनेसेस होती है उनको भी रेगुलेट करना, क्योंकि एज ह्यूमन बींग्स सिमिलरली वो भी लिविंग बींग्स है, और उनको अगर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, उनको कोई दिक्कत आ रही है, मेडिकल नीड्स हो रही हैं, तो उनको भी फुलफिल करना, ये सारी चीजें सुनिश्चित करने का प्रावधान इस एक्ट में। उनको प्रॉपर फूड, वाटर, शेल्टर, सारी चीजें प्रोवाइड हो। जी अमित। मैम, पीपल फॉर एनिमल्स बना मोहिजिम 1996 का ये जो मामला था, किस तरह से हम इसे समझ सकते हैं, इसके महत्व को जान सकते हैं? जी, जैसे मैंने अभी आपसे ये केस डिस्कस किया ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, तो ये इसी से रिलेटेड केस है कि जब एनिमल्स को ट्रांसपोर्ट किया जाए तो उनको प्रॉपर वेंटिलेशन प्रोवाइड हो, सारी उनके ओवर क्राउडिंग ना हो, क्योंकि एक टाइम था जब हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा एनिमल्स पाए जाते थे और एक गांव से दूसरे गांव उनको ट्रांसपोर्ट करना अनिवार्य हो जाता था। तो ये एक ऐसा केस था जिसमें ये चीज माना गया था कि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान भी उनके साथ में एक अच्छा व्यवहार किया जाए, क्रूएल व्यवहार ना किया जाए, उनके ऊपर वार ना किया जाए, या बीच में कहीं किसी पशु को ले जाकर के स्लॉटर ना कर दिया जाए। तो ये सारी चीजों को रेगुलेट करना, ये एक्ट के अंतर्गत ये बताया गया कि ह्यूमेन ट्रीटमेंट किया जाए ट्रांसपोर्टेशन के दौरान, और जो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी एक्ट है उसका वायलेशन किसी भी प्रकार से ना हो। जी अमित। जी मैम, जहां तक पशु बलि के मुद्दों की बात है, तो क्या पीसीए अधिनियम इन जैसे मुद्दों को भी संबोधित करता है? जी, अब इसमें एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंस ये एक्ट, ये अधिनियम है वो मेंटेन करता है कि जैसे एनिमल का वेलफेयर भी हो और रिलीजियस फ्रीडम्स को भी कॉम्प्रोमाइज ना किया जाए। तो ये एक्ट ने स्पेसिफिकली बैन तो नहीं किया है एनिमल स्लॉटरिंग को, लेकिन इसको रेगुलेट जरूर किया है। इसका एक्सेप्शन हम देख सकते हैं सेक्शन 28 में, जिसमें ये बोला गया है कि अगर रिलीजियस पर्पस के लिए किसी एनिमल की स्लॉटरिंग हो रही है तो ऐसे पब्लिक ओपन स्पेस में उसको ना रखा जाए, और अगर स्लॉटरिंग हो रही है तो उसका इम्पैक्ट बाहर ना पड़े,
और इसको ह्यूमन तरीके से किया जाए। तो ये काफी बहुत ही थिन लाइन डिफरेंस है, क्योंकि रिलीजियस को भी बैलेंस करना है, एनिमल के वेलफेयर को भी बैलेंस करना है। कई जगह पे एक्ट के मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में आप देखेंगे क्रुएल्टी को कंप्लीटली बैन किया गया, लेकिन रिलीजियस फ्रीडम एक ऐसी चीज है हमारे देश में कि उसमें ये एक्ट अधिनियम जो है वो एक तरीके से चुप है। जी अमन जी, जहां तक कैद में जानवरों की बात है तो उनकी देखभाल और उपचार के लिए क्या नियम निर्धारित किए गए हैं? जी, कैद में यानी जू में, पेट शॉप्स में और एनिमल शेल्टर्स में, ये सारी जगहों में उनके लिए रेगुलेट करने के लिए वही सारी एडिक्वेट फूड, वाटर और शेल्टर है वो प्रोवाइड करना, ये शासन के ऊपर भी जिम्मेदारी होती है। और जिनका जू है, जिनका पेट शॉप है, ये उनके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एनिमल शेल्टर्स में शासन जो है ये चीज को इंश्योर करता है कि उनको प्रॉपर फूड, वाटर, शेल्टर मिले और वेटरनरी केयर मिले और मेडिकल ट्रीटमेंट्स मिले, क्योंकि जैसे इंसान बीमार पड़ते वैसे पशु भी बीमार पड़ सकते हैं। तो इसीलिए इन्वायरमेंटल लॉज और नेचुरल लॉज को भी और उनके नेचुरल बिहेवियर में ऐसा ना हो कि अगर कोई जंगली जानवर है और उसको ओपन स्पेस, हरे भरे स्पेस में, पेड़ पौधों में रहने की आदत है और उसको पिंजरे में रखा जाए, तो उनके लिए प्रॉपर वैसा स्पेस भी क्रिएट किया जाए, ये भी एक्ट इंश्योर करता है। जी मैम। मैम, एनआर नायर बनाम भारत संघ 2000 का एक मामला था, क्या ये भी इस अधिनियम के अंतर्गत हम समझ सकते हैं? जी, अब जैसे हमने परफॉर्मेंस के लिए जो एनिमल्स को बैन किया गया था, ये डिस्कस किया है कुछ देर पहले, वो इसी एक्ट से, इसी जो केस लॉ है इससे आया है। इसमें ये बोला गया बेयर्स, मंकीज, टाइगर्स, पैंथर्स, लायर्स, इनको परफॉर्मिंग लायंस जो है इनको परफॉर्मिंग एनिमल्स की तरह यूज ना किया जाए, यही इस केस में आया है। और ये काफी लैंडमार्क रहा है, क्योंकि पहले के मूवीज में अगर आप देखेंगे और पहले की जूज में आप देखेंगे कि लायंस को यूज किया जाता था, एलिफेंट्स को, बेयर्स को, मंकीज को, टाइगर्स को, इनको यूज सर्कस में भी काफी इनका इस्तेमाल होता था। जी, सर्कस में भी हमारे बचपन की बात हम रिकॉल करें तो हम देख सकते थे कि हाँ उस वक्त हम देख लेते थे लायन कितनी बड़ी बात हो जाती थी, लेकिन इस केस के बाद में इस चीज को बैन कर दिया गया था। जी मैम, इसमें एक सवाल ये भी था कि जो सफारी में जानवर हम रखते हैं, एक तरह से पिंजरों में ही उन्हें रखा जाता है, तो क्या सफारी भी इसके अंतर्गत आएगा इस नियम के? जी, जैसे हम ह्यूमन, अगर हम सफारी की बात करें तो फिर हम अगर वैन में जा रहे हैं, वैन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं कि ओपन स्पेस में एनिमल्स को रखा जाता है, हमें पिंजरे में रखा जाता है। जी। और अदर केसेस में अगर जूज में देखेंगे तो एनिमल्स को पिंजरे में रखा जा रहा है और हमको बाहर रखा जा रहा है। तो जब एनिमल्स अगर पिंजरे में है तो उस सिचुएशन में उसको नेचुरल हैबिटेट बस प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि हम उसको जू में अगर रख रहे तो उसको खुला नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ह्यूमन लाइफ को भी थ्रेट हो जाता है। तो ये बैलेंस करने का काम भी इस अधिनियम में है कि अगर कोई मंकी है तो ऑब्वियसली उसके स्पेस में, पिंजरे में आप देखेंगे पेड़ पौधे और ये सारी चीजें भी रहेंगी। जी अमित। बिल्कुल मैम, जहां तक जानवरों की लड़ाई के मुद्दे हैं तो उन्हें ये अधिनियम कैसे संबोधित करता है? जी, जैसे डॉग फाइटिंग, कॉक फाइटिंग, ये सारी चीजें, मुर्गों की लड़ाई होती थी और लोग इसमें एंटरटेनमेंट लेते थे, तो इस अधिनियम के अंतर्गत उनको भी कंप्लीट तरीके से बैन कर दिया गया है। और उसका यही रीजन है कि ये भी क्रुएल्टी का पार्ट है, कि अगर आप फाइट कर रहे हैं तो आप प्रोवोक कर रहे हैं एनिमल को कि लड़ो, और लड़ते लड़ते में इंजर्ड भी हो जाते थे, डेथ भी कॉज हो जाती थी। तो ऐसी सिचुएशन में इसको भी कंप्लीटली बैन कर दिया गया है। तो क्रुएल्टी को काफी ज्यादा सीरियसली लेता है ये अधिनियम, और हमें भी इसको सीरियसली लेना चाहिए। अगर हमको दिखता है कि किसी भी तरीके से क्रुएल्टी हो रही है एनिमल्स पे, तो हमको उसको रिपोर्ट डेफिनेटली करना चाहिए। मैम, शिकायत कहाँ कर सकते हैं? क्या लोकल पुलिस स्टेशन में हम शिकायत कर सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे एनजीओ होते हैं जहां तक इस तरह की शिकायतों को लेकर पहुंचा जा सकता है? जी, आप पुलिस स्टेशन में प्राइमा फेसी कर सकते हैं, क्योंकि ये अधिनियम सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित की गई है, पास की गई है। तो इसमें जो धाराएं लगेंगी वो पुलिस स्टेशन, पुलिस अथॉरिटीज ही लगाएंगी। तो आप इसके तहत आप एनजीओ को भी अप्रोच कर सकते हैं। एनजीओ भी जाकर के अल्टीमेटली पुलिस थाने में ही जाके रिपोर्ट करेगी। साथ ही साथ आप एनिमल वेलफेयर बोर्ड में भी इसकी शिकायत कर सकते हैं। और आपको अगर शिकायत करना है तो शिकायत करने से पहले आपको इंश्योर करना है कि आपके पास एडिक्वेट प्रूफ हो, आपके पास फोटोज, वीडियोज और ये सारी चीजें हो, आपके पास प्रॉपर एविडेंस हो और विटनेसेस हो। अगर ये सारी चीजें हैं तो आप डेफिनेटली शिकायत करें, और शिकायत करने के बाद उसको फॉलो अप भी लें कि इस पे क्या कार्रवाई हो रही है। जी अमित जी। तो आज लीगल लिटरेसी में हमने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम पर विस्तार से बात की। हमने जाना कि किस तरह पशुओं के संरक्षण, उनकी देखभाल के लिए यह अधिनियम कारगर है और इसका उल्लंघन करने पर किस तरह से दंड के प्रावधान हो सकते हैं। हाईकोर्ट अधिवक्ता सिमरन कौर लूथरा जी ने इस विषय पर हमें विस्तार से जानकारी दी। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस विषय पर दर्शकों को अहम जानकारी देने के लिए। नमस्कार। इसी के साथ लीगल लिटरेसी में आज के लिए बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।